नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है और पहले वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है डेटा इंटरप्रिटेशन का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, ये दो पार्ट ऐसे होते हैं जिनमें सवाल हल करते समय हमारा सबसे ज़्यादा समय लगता है। उसका कारण ये है कि कुछ तो कैलकुलेशन लेंदी होती है और कुछ हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं होती है कि हम उसको जल्दी से सॉल्व कर सकें। कुछ परीक्षार्थी ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं या रीजनिंग के जो पजल्स होती हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, तो वो आसानी से उनका स्कोर जो है वो काफ़ी ऊपर चला जाता है और परीक्षा की अगली स्टेज में वो पहुंच जाते हैं। तो आज पहली क्लास में हम ये देखेंगे कि लेंदी कैलकुलेशन को, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, उनको कैसे हम इजीली सॉल्व करके अपना टाइम बचा सकते हैं। मैथ की तैयारी करने में, न्यूमेरिकल एबिलिटी की तैयारी करने में उतना समय नहीं लगता है जितना कि परीक्षा में इन विषयों के सवालों को हल करने में लग जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये क्लास पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसा कि इस टॉपिक का नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो डेटा हमें दिया हुआ है उसको इंटरप्रेट करना यानी उसकी एक तरीके से एनालिसिस करना। एनालिसिस भी आप इसको कह सकते हैं। एनालिसिस करके और फिर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस डेटा के आधार पर क्वेश्चंस का आंसर देना। 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, उनमें से एक ऑप्शन को हमें अपनी कैलकुलेशन से जो आंसर आता है वो टिक करना होगा आंसर। डेटा इंटरप्रिटेशन में जो ग्राफ्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, पाई चार्ट भी होता है। मैंने आज जो लिया है वो लिया है बार ग्राफ। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये इस बार ग्राफ में 8 सालों का 92 से लेके 98-99 तक 8 सालों का किसी भी एक कंट्री का US डॉलर में, मिलियन डॉलर में, किसी भी करेंसी में हो सकता है, ये मिलियन डॉलर्स में फॉरेक्स रिजर्व दिया हुआ है 8 सालों का। फॉरेक्स रिजर्व यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है फॉरेक्स रिजर्व इन 97-98 was how many times that in 94-95। दोस्तों, मैं क्वेश्चन बोल भी रहा हूँ, आप चाहें तो उसको सुन के नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं यहाँ पर देखकर। और मैं आपको बेसिकली जो रूटीन मेथड है वो तो बताऊँगा ही, लेकिन साथ ही साथ कैसे जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, सवाल को हल करते समय जो हम गुणा भाग करते हैं, वो अगर काफ़ी कठिन डेटा है, काफ़ी कठिन नंबर है, बड़ा नंबर है, तो उसको कैसे हम ईजिली करके आंसर तक पहुंच सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो हमसे ये पूछा गया है कि 97-98 में जो 5040 US डॉलर फॉरेक्स रिजर्व है, ये 94-95 में जो फॉरेक्स है 3360 US डॉलर, इसका कितना गुना है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इनका आपस में रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। तो देखिए, फॉरेक्स रिजर्व 97-98 में हमें दिया हुआ है 5040 US डॉलर। तो फॉरेक्स इन 97-98 इज इक्वल टू 5040 US डॉलर। आप इसको इसी तरीके से ही नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम में इतना सब कुछ ऐसे लिखेंगे, अदरवाइज़ वहाँ आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। फॉरेक्स इन 94-95, ये मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। 3360 करेंसी यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पता है कि वो
मिलियन डॉलर्स में है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन है जो हमें डेटा दिया हुआ है फिगर, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 97, 98, 98 में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में जो लोग के बारे में जानकारी रखते हैं उन्हें पता होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व शेयर मार्केट के बारे में, रिजर्व बैंक के बारे में आपको जानकारी होती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, उसको आप भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ सकते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हम सवाल देखते हैं। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये $5040 94-95 में $3360 का कितना गुना है, ये निकालना है। कितना गुना है, यानी कि जनरली हम क्या करते हैं, जब ये पूछा जाता है कि कितना गुना है, तो जिसका पूछा जाता है कि कितना गुना है, उससे हम जो ज़्यादा वाला नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है, उससे उसको डिवाइड करते हैं। या इसको हम कह सकते हैं कि हम इनका अनुपात भी निकाल सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो क्या है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को भाग देते हैं, सपोज़ हम ये कहें कि 10 2 का कितना गुना है, तो 10 2 का कितना गुना हुआ, 2 पंजे 10, 5 गुना। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 10/2। अगर पूछेंगे, कोई पूछे हमसे कि 10 2 का कितना गुना है, तो कहेंगे 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। हम कहेंगे 10 जो है, जो संख्या है, वो 2 की 5 गुनी है। कोई हमसे कहे कि 100 रुपये 20 रुपये के कितने गुने हैं, 100 रुपये 20 रुपये के कितने गुने हैं, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 गुने हैं। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। हमारे पास दोनों रिजर्व दिए हुए हैं, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब चलिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितना टाइम लगेगा। देखिए 0 0 कैंसिल, 2 का टेबल पढ़ा या 3 का टेबल पढ़ा हमने। 3 बन जा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2, 3 चक 18, 2, 3 अट्ठे 24। फिर 2 का टेबल पढ़ा, 2 पंजे 10, तो चंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। 7 की टेबल पढ़ी, 7 अट्ठे 56, 12 84। फिर 4 की, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो ये आया 3/2, या इसी को हम कह सकते हैं 1.5। 2 से 3 को भाग देंगे 1.5 बार। 2 एकम 2 आएगा 0, 2 एकम 2, रिमाइंडर 1 आएगा, दशमलव आके 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 1.5 गुना। ये हमारा आंसर हो गया 1.5 गुना, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए इतनी टेबल पढ़ी, अगर आपको पहाड़े बहुत तेज़ी से आप पढ़ लेते हैं तो भी कुछ टाइम आपका और बच जाएगा। लेकिन अब देखिए शॉर्ट मेथड, इसका शॉर्ट कैलकुलेशन। शॉर्ट कैलकुलेशन में हम क्या देखेंगे, सपोज ये दिया हुआ है 5040। देखिए मेरा पर्पज़ ये है कि कैसे आप एग्ज़ाम में अपने स्कोर को बढ़ा सकें। तो ये तो आपने रूटीन मेथड देख लिया। अब कैलकुलेशन कैसे इजी कर सकते हैं वो मैं आपको नीचे बता दे रहा हूँ। देखिए ये 5040 है, ये 3360 है। हम क्या करेंगे, सपोज ये 5040 को हम 5000 लिख रहे हैं, 40 नंबर कम कर लिया। उस संख्या के पास का ऐसा हम नंबर ले लेते हैं जिसमें हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। उसमें हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। ये अंश हो गया, ये हर हो गया, दोनों में हम थोड़ा कम या ज़्यादा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत के हिसाब से ही करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करेंगे कि यहाँ पे हम 200-300 नंबर कम कर दें या यहाँ पे हम
500-600 नंबर बढ़ा दें, जैसी ज़रूरत है। अभी हमें दिख रहा है कि 1 0 तो कैंसिल होगा, लेकिन फिर हमें टेबल पढ़नी पड़ रही है ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इसको 5000 कर दिया, इसको 3300 कर दिया, मल्टीप्लाई बाई कितना है, 100 भी है। 100 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई जब 100 में करेंगे किसी भी नंबर की, तो वो ईजिली होता है। 100 में मल्टीप्लाई वो नंबर आ जाता है, आगे 2 0 लग जाते हैं, इसलिए हम यहाँ से 0 कैंसिल करेंगे, 2 0 कैंसिल हो गए। अब 33/50/33। अब 33 का पहाड़ा तो जनरली याद होता नहीं हमें, तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। वो इसलिए पढ़ लेंगे, या आप इसको 11 से भाग देंगे, 11 3 33, तो ऊपर भाग देंगे तो वो पॉइंट में आएगा, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे हमें ये अगर आपको 33 का थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगा लेंगे, तो 33 से कम 33, रिमाइंडर कितना आएगा 17, और पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो कुछ 5 दिया 15 और 5 दिया 15 1 16, 1.5 गुना ये आ गया। अब देखिए यहाँ कितनी टेबल पढ़नी पड़ी, और यहाँ केवल हमने ये 0 कम करके लिखा, और 33 से कम 33। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से तो वो चीज़ आपकी हैबिट में आ जाएगी, और ये आपका स्कोर एकदम से एग्ज़ाम में बढ़ा दी, और आपका टाइम सेव करेगी। टाइम सेव होगा तो स्कोर भी बढ़ेगा, 1.5 गुना हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, इस पार्ट को इतने को नोट कर लीजिए, ताकि आपको ये, और ये इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर एक ऐसा साइन लगा देते हैं हम कि ये चीज़ इक्वल टू नहीं है, लगभग इसके बराबर है, क्योंकि हम नंबर को थोड़ा कम या ज़्यादा कर रहे हैं, वेरिएशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम लिख देते हैं कि ये लगभग बराबर है। ये एग्ज़ाम में आपको किसी रफ पेज पर सॉल्व करना होता है, आपको अपना आंसर टिक करना होता है, तो आप उसको कैसे भी कर सकते हैं। निशान तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इसका मतलब, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और दोस्तों आप जानते हैं कि IBPS की वैकेंसी आ चुकी है। IBPS में ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई है, फिर GBO ऑफिसर स्केल 1 है, उसके अंतर्गत GBO जनरल बैंकिंग ऑफिसर और अन्य पोस्ट के लिए आई है। इसमें आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, और प्री और मेंस, प्री में न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आएंगे, और मेंस में DI का जो ऑफिसर स्केल का पेपर होगा, उसमें DI डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन एक अलग से सब्जेक्ट है। तो आप जो है, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप अपना उस पेपर में स्कोर एकदम से बढ़ा सकें, और रीजनिंग में स्कोर बढ़ा सकें। मैं रीजनिंग भी आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर, कैसे जल्दी से जल्दी रीजनिंग में भी हम क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 96-97। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो आप चाहें तो इसमें से देख के नोट कर लें, अदरवाइज मेरे बोलने से आप नोट कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हम शॉर्ट में फॉरेक्स भी बोल सकते हैं। तो फॉरेक्स इन
96-97 was approximately means लगभग what percent of average forex over whole period? Forex in 96-97 was approximately what percentage of average foreign exchange reserve over the period under review? Over the period under review, इसको आप क्वेश्चन में जो लिखा है वर्ड वो ये है अंडर रिव्यू। इसको होल पीरियड भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, इसके ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। एक तो ऑप्शन में है 95%, 110 110%, 115%, 125% और 140%। दोस्तों इस तरह का प्रश्न जब भी पूछें हमें ऑप्शन देख लेने चाहिए। ऑप्शन में काफ़ी डिफरेंस है। ये देखिए यहाँ 15% का, फिर यहाँ 5% का, यहाँ 10% का, यहाँ पे 15% का। तो जो हम कैलकुलेशन इजी करके सॉल्व करते हैं उसमें गलती नहीं होती। उसमें हम अगर ये 95 के साथ और ऑप्शन होता 96 या 98 फिर 99, तब हमें जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट करनी पड़ती। उसमें हम ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं कर सकते थे। देखिए कैसे करते हैं इसको। 96-97 में कितना फॉरेक्स है हमारा 4320। तो फॉरेक्स इन यहां से solution forex in 96-97 कितना है 4320 4320 मिलियन डॉलर। हमसे पूछा है कि जो 4320 मिलियन डॉलर फॉरेक्स है 96-97 में, वो पूरा जो फॉरेक्स है 8 साल का, उसके एवरेज का अप्रॉक्स कितना परसेंट है, लगभग कितना परसेंट है। तो एवरेज आप जानते हैं कैसे निकलता है। जितने भी टाइम पीरियड सालों का फॉरेक्स हमें दिया हुआ है उन सबको जोड़ के और 8 से भाग कर देते हैं। मतलब जितने समय का हमें डेटा दिया हुआ है उस सबको जोड़ के उससे हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए एवरेज निकाल लेंगे हम पहले। एवरेज फॉरेक्स फॉर ऑल पीरियड। सभी समय या सभी सालों के लिए एवरेज फॉरेक्स। तो एवरेज हम इसको जोड़ लेंगे। अब मैं सारा डेटा लिखने की बजाय डायरेक्टली यहीं से जोड़ दे रहा हूँ, आप खुद जोड़ सकते ऐसे लिखेंगे। चलिए मैं लिख ही देता हूँ। 2646
40 प्लस 3720 प्लस 2520 प्लस 3360 प्लस 3120 प्लस 4320 प्लस 5040 प्लस 3120। इसको जोड़ के हम 8 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये 8 साल का हमको दिया हुआ है, तो 8 साल का एवरेज इससे आ जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, 0 लास्ट डिजिट, पहले लास्ट डिजिट जोड़ेंगे, हर जो उसका फॉरेक्स दिया हुआ उसकी लास्ट डिजिट चौथी, तो लास्ट में चौथी डिजिट 0 है। फिर उसके बाद सेकेंड लास्ट जो दहाई का अंक होता है, पहले इकाई का अंक जोड़ लेते हैं हम, फिर दहाई का जोड़ लेंगे। दहाई का 4, 2 6, 2 8, 6 14, 2 16, 2 18, 4 22 और 2 24 की 4 यहाँ से लगी 2। फिर सैकड़े वाला अंक, उसमें अपना जो कैरी आया वो जोड़ देंगे, 2 2 6 8, 7 15, 5 20, 3 23, 1 24, 3 27 और 1 28। फिर 2 कैरी आया, 2 2 4, 3 7, 2 9, 3 12, 3 15, 4 19, 5 24 और 3 27। अब इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज हमें डिवाइड करके ही निकालना है, यहाँ पर हम कैलकुलेशन में कोई वो नहीं करेंगे, जो डायरेक्ट है वही करेंगे। 8 3 24, 8 का टेबल पढ़ेंगे पहाड़ा, 8 3 24, 3 8 चौको 32, 6 8 8 64 और 0, ये आया 3480 मिलियन डॉलर। ये हमारा एवरेज फॉरेक्स हो गया पूरा। अब हमसे पूछा क्या था, ये वाला जो 96 97 में जो फॉरेक्स है 4320, वो इस एवरेज जो सारे पीरियड का एवरेज फॉरेक्स है उसका कितना परसेंट है लगभग निकालना है। अब देखिए उन्होंने ही लगभग पूछ लिया, तो हम ये नहीं है कि दशमलव के 2-3 अंक तक आंसर निकालेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ ऑप्शन भी दशमलव में नहीं है, लगभग निकालना है। और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये सीखने के लिए कि कैसे कैलकुलेशन इजी करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर नीचे ही इसको अभी दिखा देता हूँ आपको। रिक्वायर्ड परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज मतलब ये वाली जो हमसे पूछी है, अप्रॉक्स परसेंट। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये इसका कितना परसेंट है, क्वेश्चन हमारा क्या था, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज फॉरेक्स रिजर्व ओवर द पीरियड। तो कितना परसेंट है, तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे हम हर में, 4320, ये इसका कितना परसेंट है, 4320 डिवाइडेड बाई, या मैं आपको पूरा लिख देता हूँ ऊपर, रिक्वायर्ड परसेंटेज मतलब यहाँ पर निकलेगा फॉरेक्स इन 96 97 डिवाइडेड बाई एवरेज फॉरेक्स ऑफ होल पीरियड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अब हम इसका रिक्वायर्ड परसेंटेज जो हमें अप्रॉक्स निकालना है वो हम निकाल लेंगे। रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू, ये इसका कितना परसेंट है, तो जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं,
मीन्स फॉरेक्स इन 96, 97 डिवाइडेड बाई, ये अंश में न्यूमरेटर में रखेंगे, हर में हम इसको रखते हैं जिससे निकालना है। तो ये है आपका एवरेज फॉरेक्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये है आपका 4320 डिवाइडेड बाई 3480 मल्टीप्लाई बाई 100। ये 2 से डिवाइड, दो एकम दो, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, फिर ये 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, फिर 3 से, 2 दूनी 6, 3 नम 27, 3 3 9, 3 छक 18। अब ये 36 और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3600 3600 बटे 29। 29 से 36 को भाग जाएगा नहीं, इसलिए ये 29। अब 29 को इसको भाग देंगे हम, 29 से कम 29, 7 रिमाइंडर, 29 58, 12 120, 29 चौको ये आएगा। लगभग इतना परसेंट आया, अप्रॉक्स पूछा था, तो अप्रॉक्स हमारा जो आंसर हुआ वो डी हो गया। अप्रॉक्स ही पूछा था, दशमलव में आया, अप्रॉक्स में 224 के आसपास 125 ऑप्शन है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो रूटीन हुआ, इतना आप भाग देंगे। अब अगर हम इसको कैलकुलेशन को थोड़ा आपको जल्दी करना हो इसी कैलकुलेशन को, तो हम कैसे करेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। अब अगर इतना आपको भाग नहीं देना है, बहुत जल्दी करना है इसको, तो देखिए 4320, देखिए समझदारी इसमें है कि कितनी जल्दी हम आंसर निकाल के ऑप्शन अपना टिक कर लेते हैं। ये दिया हुआ है, अब ये आप भाग देंगे, फिर 29 से भाग देंगे, 29 का टेबल आपको नहीं आता है तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करें, 4320 है, 4320 को हम 4300 राउंड फिगर, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे करके उसको लिख लेते हैं, जो उसके नज़दीक का पूर्णांक होता है या जिसमें भाग आसानी से चला जाए। तो यहाँ पर हम 3500 कर लेंगे, इसको 3420 बढ़ा लेंगे, इसको 20 कम कर दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि अंश में 20 कम कर रहे हैं तो हर में 20 ज़्यादा करेंगे या हर में भी 20 कम करेंगे, जैसा इनके आसपास का पूर्णांक हमें अवेलेबल हो, जैसी हमारी कैलकुलेशन हो। और ऑप्शन से देख लेंगे कि बहुत करीब के तो नहीं है, अगर ये 95% दिया है, ये 96 होता, या 115 दिया है, ये 116 भी होता ऑप्शन, या 118 होता, तब फिर हम ज़्यादा वेरिएशन के साथ ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, ये क्वेश्चंस जनरली बनाए इसी प्रकार से जाते हैं कि आप कैलकुलेशन को इजी करके अपना दिमाग लगा के और ऑप्शन टिक कर सकें, जनरली तो ऐसा ही होता है। तो ये दोनों ज़ीरो यहाँ कैंसिल कर देंगे हम, और ये 35 है। अब एक तरीका तो ये है कि 35 एकम 35, 8 रिमाइंडर आया, पॉइंट आके 0, 80 हो गया, 35 दूनी 70, ये 35 से डिवाइड जब आप 43 को करेंगे तो हर चाहे ऐसे करके कर लीजिए और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे कर सकते हैं। ये 8 दशमलव लगा के 0, 35 दूनी 70। अब जब आपने देख लिया 1.2 आ गया, मल्टीप्लाई 100 है ही, तो चाहे तो आप आगे मत कीजिए सॉल्व, आपको देख गया 1 और 2 में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये करेक्ट हो जाएगा। आप करना चाहें तो ये एक 0 आ जाएगा, 35 दूनी यानी कि ये 2 बार, तो ये 122%।
लगभग का साइन हम ऐसे करके बनाते हैं। तो ये हमें रफ पे करना होता है अपने एग्ज़ाम में, वहाँ तो हमें ऑप्शन टिक करना होता है जो हमारी OMR शीट होती है उस पर करेक्ट। ये आपको रफ पे करना होता है, ये अपने हिसाब से आप कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हमें कितनी कम करनी पड़ी और यहाँ पर हमें इतना टेबल पढ़ना पड़ेगा, तब ये आंसर तक हम पहुँचेंगे। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप इस तरह का कैलकुलेशन करने लगेंगे और उससे आपका टाइम सेव होगा। टाइम सेव होगा तो स्कोर ज़्यादा आएगा, स्कोर ज़्यादा आएगा तो हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेंगे और काफ़ी बच्चों से ऊपर निकल जाएंगे। इसी तरह मैथ के जो अन्य चैप्टर्स हैं उन सभी में इस तरह के कई कैलकुलेशन को इजी बनाने के मेथड होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अब इस बार ग्राफ के 2-3 क्वेश्चन और हैं जो कि मैं आपको अब अगली क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं और पूरी ईमानदारी से आप जितना मैंने बताया इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।